हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ को। ओलंपिक का समापन हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि भारत का इसमें स्थान क्या है, कितने मेडल हमने जीते हैं। ठीक है, हालांकि हमारे लिए ओलंपिक जो है अच्छा नहीं रहा है इस बार, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ से आई हैं। ठीक है, तो ओलंपिक में जो कुछ भी है, अब अच्छा है या बुरा है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो जितना भी बच्चे फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, जब से ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं उससे पहले से भी जो है इसके बारे में हम लगातार कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, मैंने आपको कई बार कह दिया है, आप लोग भी मान रहे होंगे मेरी बात, कि सारी न्यूज़ को जो है एक साथ इकट्ठा कर लेना। ठीक है, ओलंपिक शुरू होने से पहले, ओलंपिक के बाद भी जो है इससे रिलेटेड आपकी न्यूज़ें आएंगी। तो जो भी खबरें आती हैं सारी की सारी नोट डाउन कर लेना, और बाकी डिटेल में हम इनके बारे में आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चे, हमारा जो लास्ट मेडल रहा ओलंपिक में, वो रहा आपका अमन सहरावत का। अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया भारत को कुश्ती में, और इनका जो कैटेगरी है वो आपको याद रखना है, मेंस फ्री स्टाइल 57 kg इवेंट। ठीक है, इनका आपको इवेंट याद रखना है, कौन सी कैटेगरी में इन्होंने जीता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको पूछा जाता है। खिलाड़ियों का खेल तो हमें याद रह जाता है, लेकिन इनकी कैटेगरी भी जो है आपके एग्जाम में पूछने लायक होती है, तो इसीलिए याद रखना। 57 kg इवेंट में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है अमन सहरावत ने। और बच्चे, ये इनका पहला ओलंपिक था। ठीक है, पहला ओलंपिक भी था, और साथ में जो है आपके भारत के सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के कुश्ती बाज जो है आपके ये कुश्ती खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने कि यहाँ पे भारत को कोई ना कोई मेडल दिला है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना कि सबसे कम उम्र के भी रहेंगे। अगला बच्चे, अब इवेंट आपका खत्म हो चुका है, कल जो है क्लोजिंग सेरेमनी हो चुकी है। तो क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में कुछ मैं आपको चीज़ें बताती हूँ जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो क्लोजिंग सेरेमनी का जो समारोह रहा वो कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था स्टेडियम में। ठीक है, स्टेड दी फ्रांस जो है इसका नाम है, यहाँ पे जो है आपका हुआ था। उसके अलावा इस पूरी सेरेमनी को एक नाम दिया गया था। तो पूरी सेरेमनी को क्या नाम दिया गया था? रिकॉर्ड्स नाम दिया गया था। उसके अलावा आपको पूछा जाएगा, जैसे हमने ओपनिंग सेरेमनी में याद किया था कि भारत के जो ध्वजवाहक बने थे, उसी तरीके से आपको याद रखना है कि भारत के जो ध्वजवाहक बने थे, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी में तो दो खिलाड़ी को चुना गया। हॉकी गोलकीपर जो है आपके PR श्रीजेश, इनका ये लास्ट ओलंपिक है, इसीलिए जो है इन्हें चुना गया। और दूसरा जो है आपका मनु भाकर, इनको चुना गया, जिन्होंने कि भारत को 2 ब्रॉन्ज इस बार दिला है। ठीक है, तो दोनों ही खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना है। और उसके अलावा बच्चे, PR श्रीजेश जो है ना, ये भारत के हॉकी के खिलाड़ी हैं। काफ़ी समय तक जो है इन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी भी की थी, अभी नहीं थे, लेकिन काफ़ी सीनियर प्लेयर जो हैं ये, और इन्होंने कहा है कि ये जो है इनका आखिरी ओलंपिक होने वाला है। और दूसरा बच्चे, इनका एक निकनेम इन्हें दिया जाता है, जैसे आपका क्रिकेट में होता है बच्चे आपका, उसी तरीके से इसमें भी है, वॉल ऑफ इंडिया। वॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? PR श्रीजेश को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा मेडल टेली आपको याद रखनी है। टॉप 5 कम से कम याद रखिएगा। टॉप 5 में एक तो फ्रांस का स्थान हमें याद रखना है, क्योंकि फ्रांस ने होस्ट किया था। ठीक है, इसका जो है आपके स्थान 5वां रहा, और इसके द्वारा टोटल मेडल जो है आपके 64 जीते गए। पहले नंबर पर आपका USA रहा, टोटल मेडल जो है इन्होंने 126 जीते, 40 जो है इन्होंने गोल्ड जीते। ठीक है, तो जब हम मेडल टैली की बात करते हैं बच्चे, तो टॉप 5 कम से कम कंट्री के नाम आपको याद रखना है, और नंबर ऑफ मेडल्स कितने देशों का याद रखना है। नंबर ऑफ मेडल्स आपको एक तो USA का याद रखना है, और एक आपको फ्रांस का याद रखना है, क्योंकि फ्रांस जो है आपका होस्ट था इसीलिए। ठीक है, बाकियों का सिर्फ नाम याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। टॉप 5 थे। अब करते हैं भारत की बात। भारत की रैंक क्या रही? भारत की रैंक रही 71वीं, 71 पोजीशन पे था इंडिया। ठीक है, टोटल मेडल जो है भारत ने जीते हैं 6 में से 5 जो है आपके ब्रॉन्ज थे, और एक जो है आपका क्या था, एक जो है आपका ये सिल्वर था, नीरज चोपड़ा वाला, है ना। तो इतना जो है आपको याद रखना है कि भारतीय खिलाड़ियों ने कैसा प्रदर्शन किया, कौन सा मेडल जो है पर्टिकुलरली किसने किया। एक अलग सा सेपरेट जो है सेशन मैं आपके लिए बना दूंगी, जिसमें कि सारी ओलंपिक की न्यूज़ जो है आपके एक साथ रहेंगे। ठीक है, उसमें आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी होंगे। एडवांस लेवल इन द सेंस कि आपके थोड़ा सा डीप प्रश्न भी पूछे जाते हैं ना। जैसे इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय खिलाड़ियों की जो ड्रेस थी ओपनिंग सेरेमनी में, आप लोगों ने भी देखी होगी, एक अलग सा जो है आपका कुर्ता पैजामा पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए जो है साड़ी डिज़ाइन की गई थी, जिससे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था ना। तो इस तरीके की जो न्यूज़ है, यहाँ से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो हम पढ़ेंगे, उसे अलग से सेपरेट जो है वीडियो आएगा ओलंपिक के बारे में। ठीक है,
अगला जो आपका न्यूज़ है वो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, नियुक्ति है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति बचे। हमारी केंद्र सरकार में जो है आपका जो प्रशासन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे बड़ा पद होता है उसे कहा जाता है आपका कैबिनेट सचिव। तो कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है टी.वी. सोमनाथन जी को। याद रखिएगा, टी.वी. सोमनाथन जी को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। अगली जो न्यूज़ है ये एक सरकारी योजना से रिलेटेड है। सरकारी योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, यू लिखा है, यू का मतलब है अर्बन, अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्रों में होगा। और 2.0 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसका सेकंड एडिशन है। इससे पहले ये आपके ओरिजिनल फॉर्म में लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाली ये आपकी चर्चाओं में रही थी। क्यों चर्चाओं में रही? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसका जो 2.0 वर्जन है उसे जो है मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी देने का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जितना भी पैसा जो है इन स्कीम पे लगता है ना, वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है मंजूर कर लिया जाता है। तो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा इस योजना के लिए 2.30 ट्रिलियन रुपए की सहायता प्रदान की गई। ठीक है, ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है बच्चे। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं 2.30 ट्रिलियन। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और बेसिकली इस योजना में होता क्या है, इस योजना में ये कोशिश की जाती है कि जो अर्बन एरियाज है, शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में आप लोग देखेंगे गरीबी सिर्फ बच्चे आपके ग्रामीण में नहीं है, सिर्फ रूरल इंडिया गरीब नहीं है। अर्बन एरिया में आप लोग जाएंगे, वहाँ पर आपको बहुत सारी झुग्गी बस्तियाँ देखने को मिलेंगी, है ना। तो उन स्लम्स को हटाने के लिए, उन स्लम्स के लोगों को एक पक्का मकान देने के लिए, अर्बन एरियाज में गरीबों को एक सुरक्षित सेफ घर देने के लिए जो आपकी ये एक स्कीम है, और इसे जो है दोबारा से आपका रीलॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये तो हमने अभी की बात करी, 2024 की बात हम कर रहे हैं। इससे पहले ये स्कीम जो है आपकी लॉन्च हो चुकी है। पूरा नाम क्या है इसका? पूरा नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ये आपके दो तरीके से चलती है। एक आपके गांव में चलती है, जैसे ग्रामीण कहा जाता है, ये यू की बात हो रही है, ये अर्बन वाली की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की अगर हम बात करें तो इसे 2015 में जो है आपका लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का उद्देश्य सभी लोगों को पक्के घर उपलब्ध करवाना है। ठीक है, और PMA 2.0 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS हो गया आपका, निम्न आय वर्ग हो गया, LIG हो गया आपका, मध्यम आय वर्ग हो गया आपका, MIG हो गया, इनके परिवारों के लिए लक्षित करता है जिनके पास भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। इसमें 3 फुल फॉर्म आए हैं बच्चे, एक तो आपका EWS आया है, एक आपका LIG आया है। LIG का मतलब होता है आपका मिडिल इनकम ग्रुप, और एक होता है आपका LIG लो इनकम ग्रुप। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरी को जो है आपका ये क्या करता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन 3 कैटेगरी के लोगों को जो है आपका ये बेनिफिट देता है। ठीक है, उन्हें जो है आपका ये लाभ पहुंचाता है। तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, इसे याद रखिएगा, इसका जो 2.0 वर्जन है ये आपका इस साल 2024 में लॉन्च किया गया है। इसके लिए सरकार जो है 2.30 ट्रिलियन रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये ओबिचुरी से रिलेटेड है। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, अब आता है इनकी अचीवमेंट क्या रही बच्चे। भारत के पूर्व विदेश मंत्री, ठीक है, तो विदेश मंत्री समझ गए, राजनीतिज्ञ थे बहुत फेमस, और पाकिस्तान के लिए बचे, UPI गवर्नमेंट जब थी ना, UPI गवर्नमेंट के समय जो है पाकिस्तान के लिए एम्बेसडर भी रहे काफ़ी लंबे समय तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिप्लोमेट रहे, भारत के जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन रहे। ठीक है, ये तो हो ही गया है इंपॉर्टेंट। अभी इनका निधन हो गया है। 1984 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण दिया था। अब क्या होता है, जब भी हम किसी ओबिचुरी के बारे में न्यूज़ पढ़ते हैं कि इनका जो है देहांत हो गया है, एक तो इनसे रिलेटेड बच्चे क्षेत्र आपको पूछा जाता है, दूसरा अगर उनके लाइफ में कोई उपलब्धि है, जैसे कि कोई पुरस्कार उन्हें दिया गया है, तो वो आपको पूछ लिया जाता है। लेकिन ये 1984 का पुरस्कार है। ठीक है, तो 1984 का पुरस्कार जो है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो याद रखना 1984 में पद्म भूषण जो है इन्हें दिया गया था। अब इनके बारे में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना बच्चे, वो है इनकी बुक्स। ऑलरेडी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं किताबें, कुछ मैं आपको बताती हूँ, याद रखिएगा, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली किताब जो है इनकी है वो है आपका द लेगेसी ऑफ नेहरू, द लेगेसी ऑफ नेहरू ए मेमोरियल ट्रिब्यूट, ये किताब इन्होंने लिखी है। दूसरी जो किताब है बच्चे वो है माई चाइना डायरी 1988। ठीक है, तो माई चाइना डायरी इन्हीं की बुक है। और इनकी जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है ना, उस किताब का नाम भी याद रखिएगा, वो है वन लाइफ इज नॉट इनफ। ये एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल बुक है, ये आ सकती है, इसे याद रखिएगा, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो 3 किताबें हैं इनकी। फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर नटवर सिंह इनका हाल ही में देहांत हो गया है, और इनके बारे में इनका क्षेत्र पूछा जा सकता है, इनकी किताबें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे पर्सनैलिटी रही है ये। ठीक है,
अगला जो पुरस्कार अगली जो न्यूज़ है ये एक स्टेट से रिलेटेड है। स्टेट है आपका उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने कोई ऐसा काम किया है जो पहली बार किसी स्टेट ने किया है। क्या किया उन्होंने? उड़ीसा सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर के, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में मिलकर के उड़ीसा सरकार ने राज्य की राजधानी यानी कि भुवनेश्वर में भारत की पहली 2400 घंटे तक चलने वाली एक अनाज वितरण मशीन लगाई है। ठीक है, अब जैसे एटीएम में जाकर के आप पैसे निकालते हैं ना, उसी तरीके से जो है आपका इस मशीन में जाकर के आपको अनाज मिलेगा। ठीक है, आपको इन द सेंस ये बच्चे आपका जैसे गल्ले की दुकान होती है, सरकारी गल्ले की दुकान, आप अपना राशन कार्ड लेकर के जाते हैं, उसमें जो है जो भी आपके राशन कार्ड के अकॉर्डिंग आपको अनाज मिलना है वो आपको मिल जाता है ना। तो वही होगा, आपके राशन कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपको अनाज मिलेगा। लेकिन उसके लिए जो है आपको जो गल्ले का दुकानदार है उसके पास में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको जो है मशीन पे जाएंगे, वहाँ पे जो है आपका जो भी इनका QR स्कैन, जो भी आपका टेक्नोलॉजी अपनाई गई होगी, उसको करके जो है आपको जितना भी आपके इस क्या कहते हैं इसे, राशन कार्ड, जितना भी राशन कार्ड के अकॉर्डिंग आपको दिया जाना होगा वो सारा का सारा अनाज आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अनाज वितरण मशीन याद रखिएगा, इसका नाम भी बच्चे याद रखिएगा। अनाज ATM जो है इसे कहा जा रहा है, या फिर इनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसे कहा जा रहा है अन्नपूर्ति। ठीक है, तो अन्नपूर्ति या फिर जो है आपका अनाज ATM इसे कहा जा रहा है, याद रखिएगा। और इसे जो है उड़ीसा सरकार ने मिल करके लगाया है WFP के द्वारा। और बच्चे इस तरीके से आपका पहली बार है ना, इस तरीके से पहली बार है। और दूसरा क्या आप लोगों को अलग दिखेगा जो कि पहली बार किसी स्टेट ने किया है, एक तो यही जो है ATM लगाया इन्होंने, भारत का पहला जो है आपका एक ग्रेन ATM मिल गया है भारत को। दूसरे क्या है बच्चे कि जब हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सरकारी वितरण की अगर हम बात करते हैं, खास करके अनाज वितरण की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं पे भी कोई भी स्टेट आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा कि जहाँ पे 24/7 ये सर्विस दी जा रही है ना। 24/7 नहीं दी जाती है, और कई जगह तो बच्चे आपका पूरे महीने भी नहीं दी जाती है ना। वो जो है महीने के जो है पहले के 15 दिन होते हैं, या फिर महीने के बाद के 15 दिन होते हैं, कि जो भी आपको अनाज मिलना है आप जो है पहले 15 दिन में जा करके अपने जो है अपने जहाँ पे भी आपका सरकारी गल्ले की दुकान है वहाँ पे जाएंगे, अपना अनाज उठाएंगे। ठीक है, तो कुछ दिनों के लिए जो आपकी सर्विस दी जाती है। ये पहला स्टेट ऐसा बन गया है उड़ीसा जहां पर कि 24 घंटे ये सर्विस जो है आपकी दी जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसे कहा जाता है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, शॉर्टकट में इसे PDS कहते हैं बच्चे। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लाभार्थियों को 24 आवर 24 घंटे तक जो है सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें भी जो है आपके दोनों ही रिकॉर्ड बन गए हैं उड़ीसा के। ठीक है, पहला ATM और पहला ऐसा स्टेट जो कि 24 घंटे तक जो है PDS चला रहा है अपने स्टेट में। ठीक है, अगला बच्चे आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कुछ ना कुछ यहाँ से पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए, छत्तीसगढ़ स्टेट है हमारा। छत्तीसगढ़ स्टेट में आपके 2 रिजर्व एरिया थे, एक तो आपका नेशनल पार्क था, एक आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। तो नेशनल पार्क का नाम था गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसका नाम था तमोर पिंगला तमोर पिंगला। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। इस सरकार ने क्या किया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कि दोनों को, एक नेशनल पार्क, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को मिलाकर के जो है एक टाइगर रिजर्व बना दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें जो है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और जो आपका तमोर पिंगला है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब दोनों को मिलाकर के क्या बना दिया है, एक टाइगर रिजर्व बना दिया है। ठीक है, तो इस टाइगर रिजर्व की बच्चे खासियत क्या है, ये क्या है कि ये हमारे देश का ना तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, याद रखिएगा, इसके बारे में कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक एक डिटेल याद रखनी है आपको। ये हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में बचे आपका ये चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अपना ये चौथा टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ के पास में इससे पहले कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है, जैसे आप लोग देखेंगे 3 बाघ अभ्यारण्य थे, एक इंद्रावती था बीजापुर जिले में, एक उदंती सीता नदी था, एक आपका अचना कमार था। ये 3 जो है टाइगर रिजर्व थे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और अब चौथा मिल गया है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, पूरा नाम इसका है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चे, एक नेशनल पार्क को और एक WLS को मिला करके जो है एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जो कि हमारे देश का, कंट्री का जो है आपका तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व था। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक ये आता है कि हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। प्रश्न आपके मन में उठेगा कि पहले नंबर पर कौन है। ठीक है, पहले और दूसरा दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे अगर पहले की बात करें तो पहला जो आपका सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है आंध्र प्रदेश का, कौन सा है, नागार्जुन सागर।
ठीक है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है हमारे देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा इन द सेंस कि एरिया में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल इसका सबसे ज्यादा है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका मानस जो कि असम में है, दूसरे नंबर पे आपका मानस जो कि असम में है, और तीसरे नंबर पे अब आ गया है आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, याद रखना है इसके बारे में सब कुछ। ठीक है। अच्छा, अब हम गुरु घासीदास नेशनल पार्क की बात करते हैं ना बच्चे। ये आपका कहाँ पे है? ये आपका छत्तीसगढ़ में था। ठीक है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है आपका, ये जाना जाता है बच्चे, किस लिए जाना जाता है कि जो एशियाटिक चीते थे ना, अभी आपको पता है कि हम जो है अफ्रीका से चीता मंगा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं था कि हमारे देश में चीता ना रहे हो ना, हमारे देश में भी चीता थे लेकिन वो आपके लुप्त हो गए हैं। तो ये गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है, इसे ऐसा माना जाता है कि जो लास्ट चीता बच्चे भारत में जो दिखा गया था ना, एशियाटिक चीता, वो यहीं पर देखा गया था। ठीक है। ये जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क हम पढ़ रहे हैं ना, यहीं पर जो है भारत का सबसे लास्ट एशियाटिक चीता दिखा गया है। ठीक है, इसे थोड़ा सा याद रखना। अच्छा, उसके अलावा जो गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है बच्चे, ये ओरिजिनली जो है आपका किसी और नेशनल पार्क का पार्ट था, और दूसरे नेशनल पार्क का जो आपका नाम है वो है संजय दुबरी नेशनल पार्क। ठीक है। तो संजय दुबरी नेशनल पार्क ये भी छत्तीसगढ़ में है, इसी को अलग करके जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क बनाया गया था। अब तो ये नेशनल पार्क भी नहीं रहा, अब तो ये आपका क्या हो गया है? टाइगर रिजर्व हो गया है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगली न्यूज़ भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से भी आपके अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसे नेशनल में इंटरनेशनल कहीं भी रख सकते हैं, बस याद रखना है इसे। देखिए क्या हुआ है बच्चे, हमारी जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर जिसे हम कहते हैं ना, हिंद महासागर में जो है आपकी, अब आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हल्का सा एक चीज़ हम पढ़ते हैं कि जो संरचनाएँ होती हैं, लैंडस्केप्स जिन्हें हम कहते हैं ना, तो जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, लैंडस्केप्स होते हैं, ये अलग अलग वजहों से बनती हैं बच्चे, और अलग अलग जगह बनती हैं। जैसे आपको पता है कि नदियों के द्वारा जो बनाई गई स्थलाकृति है वो अलग होती है। आप रेगिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पे जो लैंडस्केप्स होते हैं वो अलग होते हैं। आप अगर किसी ग्लेशियर एरिया में चले जाएं तो वहाँ पे जो आपके लैंडस्केप होते हैं वो अलग होते हैं। आप समुद्र में चले जाएंगे तो वहाँ पे जो स्थलाकृति होती है वो आपकी बिल्कुल अलग होती है। ठीक है। तो हर जगह, पानी में, रेगिस्तान में, आपका हिमालय क्षेत्र में, हर जगह जो है बच्चे अलग अलग प्रकार की जो है संरचनाएं बनती हैं, है ना। तो वो जो आपकी संरचनाएं होती हैं उन्हें नाम दिया जाता है अलग अलग। ठीक है। तो हमारा जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है ना, यहाँ पे जो है आपके समुद्र में पाई जाने वाली कुछ संरचनाएं मिली हैं। ठीक है। मिली तो बहुत पहले थी, लेकिन अभी जो है इनका नामकरण किया गया है, और नामकरण जो किया गया है वो है आपके हिंदुस्तानी नाम। ठीक है। आप लोग अगर देखें ना बच्चे, देखिए जो पहला, चले मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, ये रहा आपका, ये बच्चे आपका है। ठीक है। ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर का जो सैटेलाइट व्यू है वो है ये। ठीक है। हिंद महासागर के अंदर आप लोग देखेंगे ना बच्चे, सबसे पहले जो है जो रिज मिली थी, ठीक है, जो रिज मिली थी ना, उसका नाम रख दिया है इन्होंने चंद्रगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त तो पता है ना कौन है? चंद्रगुप्त जो है आपके गुप्त वंश के राजा भी हैं, और जो आपके मौर्य वंश के राजा थे वो भी हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त रिज रख दिया इसका नाम। दूसरा जो आपका एक संरचना मिली थी उसका नाम रख दिया अशोक। ये सी माउंट है, अभी मैं बताऊंगी रिज क्या होता है, सी माउंट क्या होता है। ठीक है। अशोक जो है आपका ये सी माउंट है। और तीसरा जो आपका चीज मिला है बच्चे वो है आपका कल्पतरु रिच। ठीक है। अब आप कहेंगे कल्पतरु कौन सा राजा था? कल्पतरु कोई राजा नहीं था बच्चे। जो इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन भी नहीं, जो हिंदू माइथोलॉजी है ना, हिंदू माइथोलॉजी में जो कल्पतरु है ना वो एक वृक्ष है। ये ऐसा वृक्ष जो है माना गया है हमारी माइथोलॉजी में कि जिससे आप जो भी मांगेंगे ना ये आपको दे देगा। जैसे इच्छाधारी नाग होता है ना, जो आप मांगेंगे अपनी आपके विश पूरा करने के लिए जो है आपका वृक्ष है, तो इसे कल्पतरु कहा गया है। ठीक है। तो तीनों ही जो आपके शब्द हैं ये हमारे हिस्ट्री से, इंडियन जो हिस्ट्री है वहां से जो आपके लिए गए हैं। एक आपका अशोक है, अशोक सी माउंट जो है इसका नाम रखा गया है। जो आपका चंद्रगुप्त रिज है बच्चे, ये चंद्रगुप्त के नाम पे रखा गया है। और कल्पतरु रिज जो है आपका, ये कल्पतरु वृक्ष के नाम पे रखा गया है। ठीक है। तो ये तीन नाम जो है ये अलग अलग टाइप के जो संरचना है उसके नाम रखे गए हैं। और बच्चे इनकी खोज कब की गई थी ना, आप लोग देखेंगे खोज जो है, जो अशोक सी माउंट है ये 2012 में ढूंढा गया था। जो आपका चंद्रगुप्त रिज है ये 2020 में ढूंढा गया था। जो आपका कल्पतरु रिज है आपका 2012 में ढूंढा गया था। ठीक है। तो पहले ढूंढ लिए गए थे लेकिन नामकरण जो है अब किया गया है इनका। ठीक है। याद रखेंगे इतना। उसके बाद आपका जो है, अच्छा किसने ढूंढा है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, किसने ढूंढा है, बस ये वाला थोड़ा याद रख लीजिए। जो 2020 में जो चंद्रगुप्त रिज ढूंढा था ना, ये इंडियन रिसर्च वेसल MGS सागर के द्वारा जो है आपका ये ढूंढा गया था। ठीक है। क्योंकि भारतीयों ने ढूंढा था इसीलिए आपको याद रखना है। बाकी तो आपका आप लोग देखेंगे रशियन सी वेसल दोनों ही जो आपका रशियन सी वेसल के द्वारा, मतलब समुद्री जहाजों के द्वारा ढूंढे गए हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे ये तीन नए अलग अलग जो है महासागरीय संरचनाएं हैं, इनका नाम जो है भारतीय इतिहास के नामों पे जो है आपका रखा गया है। दो तो आपके राजा रहे हैं हमारी हिस्ट्री में, और एक जो है आपका इंडियन माइथोलॉजी में जो है वृक्ष को जो है कल्पतरु कहा गया है। ठीक है। जो कि विश जो भी मांगेंगे आप वो पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना है आपको, तीनों के नाम याद रखने हैं। दूसरे बच्चे
अब हम थोड़ा सा यहाँ से ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, सी माउंट और एक रिज। ठीक है, सी माउंट क्या होता है, रिज क्या होता है, ये वैसे भी आपका ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है। तो पहले सी माउंट को देखते हैं, सी माउंट क्या होता है। सी माउंट क्या है, सी माउंट जो है ना वो महासागर के भीतर एक पहाड़ है। ठीक है, अब आप कहेंगे जब पहाड़ होगा तो ऊपर जो है उसकी चोटी दिखेगी, उसे द्वीप नहीं कहा जाएगा क्या, उसे तो आइलैंड कह लेंगे हम। ठीक है, लेकिन ये बच्चे एक ऐसा महासागर, ऐसा आपका पहाड़ है जो कि समुद्र के तल के ऊपर नहीं आता है, पानी के ऊपर दिखता नहीं है, पानी के नीचे ही नीचे दिखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो सी माउंट है, ए माउंटेन ऑन द ओशियन फ्लोर दैट डज नॉट रीच द सरफेस। ठीक है, ये जो है समुद्र के जो सरफेस होता है, ऊपरी सतह होती है, वहां तक नहीं पहुंचता है। मतलब आपको पानी के ऊपर ये नहीं दिखेगा। अगर आप जहाज जा रहे हैं, जहाज लेकर के, जहाज जो है टकरा जाएगा, है ना, लेकिन वो ऊपर नहीं दिखेगा, वो जो है पानी के नीचे ही रहता है। तो जैसा मान लीजिए ये आपका महासागर है, ये आपका महासागर है। ठीक है, महासागर के ऊपरी सतह है और ये जो है इसका निचला सतह है ना, ये इसके जो है सरफेस है। तो इस तरीके से उठा रहेगा, इस तरीके से जो आपका सी माउंट बनता है। ठीक है, और बनता कैसे, वोल्केनो से, है ना। तो ये सारी के सारी जो भी आपकी संरचनाएं होती है बच्चे समुद्र में, ये कैसी होती है, जब प्लेट टेक्टोनिक जो है आपके घटना होती है ना, जब प्लेटें दूर जाती तब लावा निकलता है, जब प्लेट पास आती तब लावा निकलता है। तो लावा धीरे धीरे ठंडा होकर के जो है आपका कभी जो है गहरी खाई बना देता है, कभी जो है बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं बना देता है, कभी जो है आपका पहाड़ बना देता है, कभी जो है आपका वोल्केनो पर्वत बना देता है। तो उनके नाम जो है अलग अलग रखे जाते हैं। तो सी माउंट याद रखना कि सी माउंट क्या है, एक ऐसा पहाड़ है जो कि समुद्र की सरफेस को टच नहीं कर पाता है, मतलब वो ऊपर नहीं दिखेगा आपको, है ना। तो याद रखना ये आपका सी माउंट होता है। बाकी बच्चों जो दूसरा है वो है आपका रिज। देखिए रिज क्या होता है, रिज ना एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, रिज मान लीजिए कि एक पर्वत श्रृंखला है, और पर्वत श्रृंखला मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ होंगी लेकिन बहुत लंबी जो है आपकी श्रृंखला होगी, एक तरीके से सीरीज होगी। यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे जो है आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स की एक घटना हुई है जिसमें कि दो प्लेट जो है एक दूसरे से दूर चली गई है। अब जो दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका मैग्मा जो है बाहर निकलेगा। ठीक है, मैग्मा बाहर निकलेगा, पानी को जो है टच करेगा और धीरे धीरे मैग्मा जो है आसपास वाले क्षेत्र में ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, और ये जब ऐसा फैलेगा बच्चे तो बहुत बड़ा पहाड़ तो नहीं बनता है, लेकिन इस तरीके से जो है आपकी एक श्रृंखला टाइप की बन जाती है इस तरीके से। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रिज। ठीक है, इसे जो है मिड ओशियनिक रिज भी कहा जाता है या फिर केवल जो है रिज भी कह दिया जाता है। ठीक है, दरार इसे हम हिंदी में कहेंगे, दरार जो इसे कहा जाता है, लेकिन रिज ही याद रखेंगे, इसे जो है आपका रिज कहा जाता है। तो सी माउंट और रिज में जो है आपका ये डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक, नहीं हुआ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना। ठीक है, बाकी बच्चे ये याद रखना है कि जो अशोक है वो एक सी माउंट है, जो चंद्रगुप्त है वो आपका रिज है, और जो कल्पतरु है वो भी आपका एक रिज है। ठीक है, डिफरेंस समझिएगा। नाम तो हिंदी में रख लिया हमने, लेकिन किसका नाम रखा है, सी माउंट का नाम जो है हमने अशोक रखा है, जो रिज मिली थी उसका नाम हमने चंद्रगुप्त रखा है, और जो दूसरी रिज मिली थी उसका नाम हमने कल्पतरु रखा है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कुछ भी जो है कहीं से भी यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको रखना है याद। चलिए, तो आज का जो आपका सेशन है बच्चे, आज की जो खबरें हैं वो यहीं पे समाप्त होती हैं। आपको अच्छे से जो है अपना RRBJ के लिए प्रिपरेशन करना है, और अगर हमारे साथ में जुड़ करके, मेक इट ईजी के साथ में जुड़ करके अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो मेक इट ईजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाएंगे, उसे डाउनलोड करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लिए अवेलेबल की गई हैं। ठीक है, अब तो जो है बुक भी आपकी हो गई है, बुक भी जो है आप लोग ले सकते हैं। टेक्निकल की जो है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो टेक्निकल के PYQs है, बहुत अच्छा कलेक्शन बच्चे वो है, एक बार ले करके देखिएगा, उसके बाद हमें अपने फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।